तो चलो शुरू करते हैं आज का मतलब 27 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है। और आज इंडियन एक्सप्रेस और उसी के साथ साथ जो द हिंदू है उसमें अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो कोई भी न्यूज़ जो है वो नई नहीं है। मतलब ऑलरेडी जो है वो पिछले कुछ टाइम में हमने वो कवर की हुई है। जैसे एनसीबी जो है वो काफी न्यूज में है तो वो अभी भी पेपर में वही देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो दोनों ही न्यूज़पेपर में छोटी छोटी न्यूज जो है वो देखने को मिले। लेकिन जो एडिटोरियल की हम बात करते हैं तो एडिटोरियल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में बिल्कुल काम के आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सटेंट सेक्शन अगर हम देखते हैं, एक्सटेंट सेक्शन में चाइना का नया लैंड बॉर्डर लॉ जो है वो यहाँ पर लाया गया है। अब इंडिया के लिए कंसर्न क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर चाइना के जो भी यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग इंडिया, उसके लिए यहाँ पर लैंड बॉर्डर जो लॉ जो है वो चाइना के द्वारा लाया गया है। तो ये लॉ क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसका कहना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अभी समझने की कोशिश करेंगे। ये अगर हम देखते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी अगर हम देखते हैं नेपाल सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर स्ट्राइक हो रही है कि भाई वहां पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने छोड़ देना चाहिए। अब क्यों छोड़ना चाहिए, वही सब पॉलिटिकल मैटर है कि पॉलिटिकल लोगों के साथ कांटेक्ट है, खासकर प्राइम मिनिस्टर, ये तो मतलब नहीं है कुछ भी, हमारे इसमें से कुछ भी खास नहीं निकलता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें पता रहना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर आइडियाज पेज पर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सिलेबस, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी अगर हम देखते हैं तो ममता बनर्जी पॉलिटिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर वैक्सीन के बारे में हो रहा है, वैक्सीन मैंने आपको कहा कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट रहता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं तो फार्मर्स चैलेंज, जो फार्मर की प्रोटेस्ट है जो हो रही है, तो भाई इनका जो फार्मर्स है उन्होंने ऐसे ही सी प्रोटेस्ट नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे विजन रहना चाहिए, उसके पीछे लीडरशिप रहनी चाहिए। ये सारी चीजें मतलब प्रोटेस्ट किस तरीके से फार्मर्स ने करनी चाहिए वो यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट जो है वो एडिटोरियल का कुछ भी नहीं है, लेकिन जो राइट टू प्रोटेस्ट है क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसी के साथ साथ राइट टू प्रोटेस्ट जो है प्लस राइट टू स्ट्राइक, ये कैसे डिफरेंट है और क्या हमारे इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 19 के, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। इस पर आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ऑलरेडी हमने आर्टिकल 19 जो है वो देख लिया है। देन उसके यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां पर हमें कुछ नई चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम मेहनत कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग हम सुधार रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे, हम इसको क्या करना चाहिए जिससे कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है ये यहाँ पर सही हो जाए, तो ये यहाँ पर बात कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास एडिटोरियल है और कुछ एक्स्ट्रा न्यूज जो है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना के नए लैंड बॉर्डर लॉ की। अब ये जो लॉ है ये क्या बोल रहा है, तो देखिए रिसेंटली चाइना का जो लेजिस्लेचर है उसने नया बॉर्डर लॉ जो है उसको यहाँ पर एनेक्ट किया है। अब ये स्टेट और मिलिट्री को यहाँ पर बोल रहा है कि भाई हमारी जो टेरिटरी है उसको हमें सेफगार्ड करना है। दूसरा जो भी एक्ट्स है उसके मतलब जो भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कि जिससे हम हमारी टेरिटरी को सही रख सके। टेरिटरियल जो क्लेम हो रहा है, जो चाइना के द्वारा टेरिटरियल क्लेम है, वो सारी टेरिटरी को हम यहाँ पर बचा सके, ये यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। अब नया लैंड बॉर्डर लॉ जो है वो अडॉप्ट किया गया कि कंटिन्यूअस हमें स्टैंड अप देखने को मिल रहा है इंडिया चाइना के बीच में। अगर हम ईस्टर्न लद्दाख देखते हैं तो इससे क्या है कि भाई पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दो, हमारे जो भी यहाँ पर सोवरेनिटी उसको बचा लो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिल रही है इस लॉ के तहत, लॉ में दो वर्ड जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं जो यहाँ पर काफी हास्यास्पद भी मुझे लगे और उसी के साथ साथ काफी क्रिटिकल भी लगे और काफी हमारे लिए एक खतरे की घंटी जो है वो भी साबित हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले सोवरेनिटी एंड टेरिटरियल इंटीग्रिटी जो है, सोवरेनिटी मतलब जहां पर कंट्री जो है वो कंप्लीटली सोवरन है और उसकी जो टेरिटरियल इंटीग्रिटी है कि जहां पर भी वो बोल रहा है कि हमारी टेरिटरी है, वहां पर किसी और का जो है अधिकार है नहीं रहना चाहिए, ये यहाँ पर चाइना के द्वारा बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर देखोगे सोवरेनिटी और टेरिटरियल इंटीग्रिटी जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, याद करो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसकी सोवरेनिटी एंड टेरिटरियल इंटीग्रिटी जो है वो पवित्र है, सैक्रेड है और उसी के साथ साथ उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अभी आप खुद सोचिए कि जो देश ये ऐसा हो गया कि विमल पान मसाला खा के खुद ही बोल रहे हैं कि भाई नहीं इससे कैंसर जो है भयानक होता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये इसी तरीके का हो रहा है कि भाई तुम बोल रहे हो कि हमारी टेरिटरियल सोवरेनिटी इंटीग्रिटी जो है वो बहुत एकदम सैक्रेड है, वो बहुत जबरदस्त है, और दूसरी तरफ आप दूसरे कंट्री के टेरिटरी में जो है वो घुसपैठ कर रहे हो, दूसरी की जो इंटीग्रिटी है उसको आप ये कर रहे हो। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो भारत है वो पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख पूरा का पूरा इंक्लूडेड है। मतलब ये वाला इलाका जो है
अभी अगर हम देखते हैं एलओसी जो है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। ये अगर आप देखोगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब ये लेकिन बेसिकली है तो इंडिया की टेरिटरी ना, इंडिया की टेरिटरी है। अब इंडिया और पाकिस्तान का अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान देखेगा। लेकिन यहाँ पर तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो डाल रहे हो वो तुम पीओके में से कैसे डाल सकते हो? तो मतलब क्या है, तुम किसी और के कंट्री की टेरिटरी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो और अपनी टेरिटरी जो है उसको मतलब ये कर रहे हो, मतलब खुद पान खा के दूसरे के दांत लाल है ऐसे बताना हो गया हो। तो ये चीज जो है यहाँ पर जो चाइना है उसके द्वारा किया जा रहा है। अब स्टेट जो है यहाँ पर क्या करेगा, मेजर्स लेगा जिससे कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और लैंड बाउंड्री जो है वो यहाँ पर सेफगार्ड हो जाए, कि भाई हम गार्ड करेंगे, है ना, इस तरीके से गार्ड करेंगे जिससे कि जो भी यहाँ पर टेरिटोरियल सोवरेनिटी पे खतरा आता है वो हम नहीं होने देंगे। इस तरीके से चीजें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर दी गई है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मिलिट्री को, स्टेट काउंसिल या कैबिनेट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, किस तरीके के कि यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू रहेगा, इकोनॉमिक इशू रहेगा बॉर्डर एरियाज में, वो यहाँ पर मैनेज किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी जो बॉर्डर ड्यूटीज है उसको कैरी आउट करेगी, जिससे कि जो भी यहाँ पर इन्वेजन होता है, अगर कोई बाहर के देश यहाँ पर इन्वेट कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट अगर किया जा रहा है, प्रोवोक अगर किया जा रहा है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है यहाँ पर दिया जाएगा। स्टेट जो है यहाँ पर मेजर्स लेंगे जिससे कि बॉर्डर डिफेंस जो है वो यहाँ पर स्ट्रेंथन हो जाए, जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर सपोर्ट मिले, जो बॉर्डर एरियाज है वो यहाँ पर खुल जाए, पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इंप्रूव हो जाए और बॉर्डर रिलेटेड अफेयर जो है वो यहाँ पर सही तरीके से हैंडल किए जाए। तो ये सारी चीजें मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज है नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो हम निगोसिएशंस के थ्रू यहाँ पर करेंगे, ऐसा यहाँ पर ये बोल रहे हैं। मतलब खुद ही दूसरी कंट्री में घुसपैठ करना और फिर बोलना कि हम वहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो हम निगोसिएशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है, खुद ही जाके किसी को थप्पड़ मार देना और फिर बोलना अरे भाई निगोसिएशन के साथ करते हैं, तू मेरे को काय को मार रहा है। ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है चाइना की तरफ से। कंसर्न अगर हम देखते हैं, कंसर्न है कि भाई चाइना का जो रिसेंट एक्शन है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी इंडिया भूटान दोनों की तरफ से जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी चल रही है, इंडिया में भी चल रहा है, लद्दाख पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें मतलब तीनों इसमें चल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लद्दाख के वहां पर चल रहा है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा जहां पर नेपाल को बॉर्डर टच होती है वहां पर भी उसका जो है वो चल रहा है, एंड देन उसके अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो इंडिया की तरफ से यहाँ पर काफी उसकी लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। प्लस भूटान अगर हम देखते हैं तो भूटान के वहां पर भी अब देखने को डोकलाम इशू हमें देखने को मिला था रिसेंट टाइम्स में, है ना। तो इस तरीके से उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पूरे डिस्प्यूट्स है ये यहाँ पर फॉर्मलाइज हो जाएंगे। चाइना बोलेगा कि भाई हम यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने हमारा लॉ पारित किया है कि हम हमारी टेरिटरी को सुरक्षित रखेंगे। तो ये यहाँ पर उसके द्वारा बोला जा रहा है। यहाँ पर जो नया फ्रंटियर विलेज है अलोंग द बॉर्डर ऑफ भूटान, ये भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चाइना का हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए भूटान का जितना क्लोज आएगा चाइना, उतना ही इंडिया की जो चिकन नेक है, चिकन नेक, वो यहाँ पर क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। क्योंकि चिकन नेक मतलब जो कंप्लीटली हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ती है ना। चिकन नेक मतलब पता है ना क्या है, ये जो है हमारा ये वाला इलाका, ये अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है ना। ये तो ये जो है ये हमारी चिकन नेक। तो चिकन नेक जो है ये क्या करेगी, अगर इसको इसके ऊपर कोई बीच में आ गया तो मतलब हमारे जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो कनेक्शन है वो पूरा का पूरा टूट सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि चाइना को वहां पर रोका जाए। रिसेंट टाइम्स में चाइना ने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी काफी स्ट्रेंथन किया है। मतलब एयर, रेल, रोड नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश किए हैं। बुलेट ट्रेन जो है तिब्बत में वो भी यहाँ पर लॉन्च की है। कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, उनकी जो मिलिट्री है वो स्ट्रेंथन होती जाएगी। तो ये सारे कंसर्न्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी अगर हम चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि चाइना का 22,100 किलोमीटर लैंड बॉर्डर जो है 14 कंट्रीज से मिलती है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट जो है 12 कंट्रीज के साथ रिजॉल्व हुआ है। इंडिया और भूटान जो है दो कंट्रीज है जहां पर चाइना अभी भी बॉर्डर अग्रीमेंट जो है उस पर नहीं पहुंच पाया है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट 3,488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसमें हमें देखने को मिलता है। चाइना और भूटान का डिस्प्यूट जो है वो 400 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री पर है। मतलब समझ रहे हो, इतना सारा डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है और ऊपर से चाइना जो है वो इस तरीके के लॉज ला रहा है, तो अब क्या ही कहना। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो अभी मुझे बताओ अगर इसमें किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा जो एडिटोरियल है वो हमें देखने को मिल रहा है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का। अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब क्या है? देखिए अभी हाल ही में हम सभी को पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें कंट्रोवर्सी चली थी।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। अब यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली मतलब आप लोगों को पूरी तरीके से ये याद रखना है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। जब मैंने आपको बताया था तब वो भी बताया था कि एग्जाम में ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा गया है, पेइंग टैक्सेस ये सब कौन कौन से उसके पैरामीटर्स है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से क्या हुआ कि जो कंट्रीज है उस पर ये लगाया गया कि भाई ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें छेड़छाड़ की जाती है, जिससे कि जो कंट्रीज है उनको ये बेहतर दिखे कि हाँ भाई यहाँ पे बिजनेस करना बहुत अच्छा है। तो इसके वजह से क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रिपोर्ट को अभी रोक दिया गया। तो अभी यहाँ पर जो है ऑथर बोल रहे हैं कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस छोड़ दो, उसमें इंडिया का रैंक इंप्रूव हो रहा है वो सब ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो यहाँ पर उस पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है। पेंडेमिक की वजह से हमें यहाँ पर खुद का निरीक्षण करना ये यहाँ पर लाया गया है, किसके संदर्भ में, सप्लाई चेन बोलिए, डोमेस्टिक कैपेसिटीज बोलिए, इस मामले में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब समझ लो कि अभी मेरा प्रोडक्ट जो है वो 1 रुपए का है। अभी जैसे माचिस की डब्बी जो है वो 1 रुपए की ही आती थी। अभी 14 साल के बाद उसके प्राइसेस में फिर से रिविजन हो गया और अभी वो 2 रुपए की हो गई। तो मतलब क्या हो रहा है, माचिस की डब्बी जब 2 रुपए की हो सकती है तो भाई मतलब बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो तो कितने महंगे हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल ट्रेड में फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी समझ लो माचिस की डब्बी जो है हमारे यहाँ पर 1 रुपए की है, तो फॉरेन कंट्री में समझ लो अगर वो डॉलर्स में खरीद रहे थे तो वो कितने सस्ते में खरीद रहे होंगे। अब यहाँ पर अब 2 रुपए की हो गई तो अब वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प बोलेगा नहीं 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 भाई, पहले मैं सिगरेट जो है माचिस से पीता था, अभी वो माचिस से नहीं पीऊंगा, अभी मैं लाइटर लूंगा क्योंकि माचिस बहुत महंगी हो गई है, एक एक माचिस चलाने में ये हो जाता है। तो अब इससे क्या होगा, इससे फॉरेन कंट्री में उसका जो डिमांड है वो कम हो सकती है ना। प्लस यहाँ पर जो मीडियम टर्म ग्रोथ है उस पे भी यहाँ पर हैम्परिंग जो है वो हो सकती है। एग्जांपल बता रहा हूँ माचिस का एक्सपोर्ट का, मतलब बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो सकती है कि बाहर के लोगों में डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, हमारे भी देश में अगर आप देखो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो हमें कम नजर आएगी, अल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट्स है वो फटाफट मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम देखते हैं तो दो की फैक्टर यहाँ पर ऑथर के द्वारा लिए गए। पहला तो है एनर्जी का कॉस्ट, दूसरा है रेगुलेटरी ओवरलोड। अब यहाँ पर ये जो है हम एड्रेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इन चीजों को हम एड्रेस नहीं कर सकते, हम यहाँ पर एड्रेस कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे में प्रॉब्लम है तो उसको बनाने में सालों साल लग जाता है, तो वो एड्रेस करना काफी मुश्किल है। अब सबसे पहले यहाँ पर डीजल की प्राइस ली गई है। डीजल की प्राइस अगर आप देखोगे इंडिया में 20.8% है, हायर है चाइना से, 39% हायर है यूएसए से, 72% हायर है बांग्लादेश से। मतलब आप सोचो भाई किस तरफ हम जा रहे हैं, इतने डीजल के प्राइसेस जो है वो हाई हो गए। और ऐसा भी नहीं कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर ही बहुत बड़ा है कि भाई टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। टोटल टैक्स अगर आप देखोगे डीजल पे तो 130% जो है बेस प्राइस पर इतना लगाया जा रहा है। अभी मतलब बहुत सारे लोग जो है वो तो ऐसे हो रहे हैं कि हाथ से गाड़ी जो है वो टू व्हीलर मोपेड जो है वो हाथ से लेके जा रहे हैं कि भाई मतलब कितना पेट्रोल कितना भरेंगे उसमें। इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। तो इतने सारे डीजल के पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से बाकी चीजों पर भी काफी अफेक्ट होता है। जैसे अनिल ने पिछली बार जब मैंने पूछा तब उन्होंने बताया था क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पर क्या है कि भाई इसको अगर हम जीएसटी में इंक्लूड कर लेते हैं तो अपने आप यहाँ पर 18% या मैक्स टू मैक्स 28% जो है वो उस पर जीएसटी लगेगा, मतलब उसके रेट जो है सडनली यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, बिजनेसेस को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। उसी के साथ साथ जो इनपुट टैक्स है वो भी यहाँ पर मिलेगा। अभी जो है जीएसटी में ऑयल नहीं आता है तो इनपुट टैक्स उस पर नहीं मिलता है। सेम इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है बिजनेस के हायर अराउंड 7 to 12% है। देखो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी से मशीनरी चल रही है, उसी से सब कुछ चल रहा है, उसी से ऑफिस चल रहा है। उसकी अगर प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है उसका यहाँ पर क्लीन अप करना जरूरी है। कोल प्रोड्यूसर जो है वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जीएसटी के अंडर में नहीं आती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कोल फ्रेट जो है इसका भी कॉस्ट हाई है। कोल फ्रेट मतलब क्या, कि जो मालगाड़ियां जाती है कोल लेकर, है ना, जो मालगाड़ियां जाती है उसके भी प्राइसेस बहुत हाई रखे गए। क्यों, क्योंकि जो पैसेंजर जा रहे हैं ट्रेन से उनके रेट्स बहुत कम है। 300 रुपए में आप 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जा सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको निगोशिएट करने के लिए यहाँ पर ये जो मतलब जो फ्राइट ट्रेन होती है, मालगाड़ियां होती है, उसमें जो माल जा रहा है उनसे ज्यादा पैसा लिया जाता है। तो ये जो है हायर है हमारे पूरी दुनिया में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑलरेडी कोल के प्राइसेस हाई चल जाते हैं, फिर उसके बाद कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसके प्राइस हाई चल जाते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी हाई है, डीजल भी हाई है, पेट्रोल भी हाई है, सब कुछ हाई है। तो मतलब 2 रुपए की माचिस, मतलब जो लोग खुद को पेट्रोल डाल के जलाने की इच्छा रखते थे वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं कि माचिस की डब्बे की भी रेट बढ़ गए।
तो ये सारी चीजें जो है बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है यहाँ पर लोगों को, खासकर अगर हम देखते हैं बिजनेसेस को। अब हाई फ्यूल और यहाँ पर जो कॉस्ट है, इसकी वजह से स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इन सभी के वजह से मतलब जो रेट्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं यहाँ पर, रेट्स काफी ज्यादा इनके बढ़ रहे हैं। और इससे जो निर्माण हो रहा है, वो भली ऑटोमोबाइल हो, भली जो कुछ भी हो, वो सभी यहाँ पर हाई जो है वो जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो लोग हैं, अगर प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो लोग बट ऑब्वियस है वो खरीदेंगे नहीं, और इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम और भी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई आप कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिड्यूस कर दो, जिससे कि बिजनेसेस को कंप्लायंट करने में काफी आसानी है ना। और जो कंप्लायंस है बिजनेसेस का, वो भी यहाँ पर सही तरीके से आप रिड्यूस कर दो, जिससे क्या होगा, बिजनेस जो है वो सस्ते में चलते रहेंगे, सस्ते में चलेंगे, अपने प्रोडक्ट्स वो सस्ते रखेंगे, और उससे अपने आप जो चीजें हैं वो और ज्यादा बेहतर होगी, कॉम्पिटिटिव होगी। इससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, जो फॉर्मलाइजेशन है वो भी यहाँ पर हो जाएगा। इसके वजह से फॉर्मलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, 90% के आसपास इनफॉर्मल सेक्टर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा न्यूज के तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोरोना आ रहा है, कोरोना वायरस नहीं, एक यहाँ पर जो आपको मकड़ी जैसा या कॉकरोच जैसा देखने को मिल रहा है, इसका नाम यहाँ पर रखा गया है, क्या है, ट्रिगोनोपेट्रस कोरोना। अब ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सीधा एग्जाम में सिर्फ ये आ सकता है कि भाई कौन कौन से प्राणियों को, कौन कौन से जीव जंतु को, कौन कौन से इंसेक्ट्स को कोरोना के नाम पर उनका नाम जो है वो रखा गया है। तो ऐसे आपको पहला उसका नाम दे दिया जाएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं तो अप्रैल में नई स्पीसीज जो है कैडिस फ्लाई की, ये भी यहाँ पर इंसेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है, उसका भी नाम जो है कोरोना वायरस के ऊपर रखा गया था। तो ऐसे दो जो है अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। और रिसेंट में साइंटिस्ट ने यहाँ पर डिस्कवर किया है नई स्पीसीज ऑफ बीटल, ठीक है, और ये इंडोनेशियन आइलैंड जो है सुलावेसी, इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो आइलैंड है ये भी इंपॉर्टेंट जाता है, आइलैंड के बारे में आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो आइलैंड क्या है, वन ऑफ द 4 ग्रेटर सुंडा आइलैंड है इंडोनेशिया के, ठीक है। यहाँ पर वेरियस आइलैंड जो है, सुमात्रा, जावा, अलग अलग वेरियस आइलैंड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे आइलैंड जो है ऑफ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो एंड सुलावेसी, ये यहाँ पर ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट पीक जो है वो हमें रांटे कोम्बोला ये देखने को मिलता है, या फिर मारियो देखने को मिलता है इसमें। और उसी के साथ राइस जो है वो भी ग्रो होता हुआ देखने। तो मतलब बेसिकली थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कहाँ पर है ये आइलैंड, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं मैच द पेयर में, खासकर कि मैच द पेयर में आपको पूछ लिया जाए, ऐसा आ सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी न्यूज है, केरला जो है उसने अवार्ड जीता है फॉर सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी देखिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज में सब कुछ रह रहा है, तो ऐसे सिनारियो में सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से स्टेट ने जीता है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये केरला जो है उसने जीता है। अब ये क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर केरला ने अवार्ड जीता है सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन यहाँ पर जो की पॉइंट्स अगर हम देखते हैं, प्रेजेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड मतलब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, उसके बलबूते पर यहाँ पर जो अवार्ड है वो दिया गया है। इसमें केरला के प्रोजेक्ट्स अगर हम देखते हैं तो कोची मेट्रो, वाटर मेट्रो, ई मोबिलिटी, ये सब कुछ हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन हो, जो एनवायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट करे, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि टर्म सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन वाज रिसेंटली इन न्यूज, सो व्हाट डज इट इम्प्लाई, या फिर वो क्या बताती है। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो ग्रीन हो या फिर एनवायरमेंट को कम इम्पैक्ट करे, यहाँ पर करंट और फ्यूचर नीड्स जो है हमारी, उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करे। एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वॉकिंग है, साइकिलिंग है, कारपूलिंग है, ये सभी हमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स देखने को मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या है भाई, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, कंजेशन जो है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ हेल्थ जो है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाए, क्योंकि एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी तो अपने आप हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तो ये सारे बेनिफिट इसके हमें देखने को मिलते हैं। ई मोबिलिटी अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक कार जो है उनका इस्तेमाल करना, उसको हम कहते हैं ई मोबिलिटी, जहाँ पर ई बाइक्स है ना, जो ई मोटरसाइकिल्स है, ई बसेस है, ई ट्रक्स है, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का न्यूज़पेपर जो है वो खत्म होता है। तो अभी मुझे बताइए, अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं।